अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन 6 में हम जानेंगे स्किज़ोफ्रेनिया की एग्ज़ाम। हमारे साथ मौजूद हैं केयरिंग हाउस की मैम सिद्रा। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम ज़ारा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसी जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मैम, आपने पिछले सेशन में हमें स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बताया था, तो आज के सेशन में आप हमें इसकी एग्ज़ाम बता दें कि क्या स्किज़ोफ्रेनिया की आगे एग्ज़ाम भी है? जी जी, स्किज़ोफ्रेनिया की टाइप्स हैं और इसकी जो 4-5 टाइप्स हैं उसमें से मैं आपको वन बाय वन करके बताना चाहूँगी। पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी टाइप है जिसमें डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस का होना ज़रूरी है। अच्छा, स्किज़ोफ्रेनिया की जो एक्टिव फ़ेज़ आपको याद है पिछले सेशंस में बिल्कुल। जैसे हमने डिस्कस किया था कि शकी वहमी है और शक वहम पे काफ़ी यकीन हो कि डिल्यूजनल है, हेलुसिनेशंस उसको हो रही हैं, तो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया को अक्सर उसके साथ मतलब एक्टिव फ़ेज़ कहा जाता है, ठीक है? और इसमें डिल्यूजन्स भी हैं, हेलुसिनेशंस भी हैं, एक्टिव फ़ेज़ में है पेशेंट, जैसे कि कोई किसी किस्म का वहम है, किसी किस्म का कोई शक है, उसका उस पे वो बनाया गया यकीन है। और डिल्यूजन्स ना कई तरह के, आगे इसकी बहुत सी सब टाइप्स हैं, बाकायदा से बल्कि डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स भी हैं, ठीक है? इसकी मैं आपको आज एक मिसाल इस तरह से भी देना चाहूँगी कि बाज़-औक़ात कुछ पेशेंट ये भी कह रहे होते हैं कि वो किसी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है या किसी कंट्री की कोई जो मलका है वो उसके साथ रिलेशन में है और इस बात पे वो पूरा अपना फिक्स बिलीव बना लेते हैं। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है तो जो वो खुद मुख्तलिफ को तरह की बहुत बड़ा हाँ, बता रहे होते हैं, बता रहे डिल्यूजन ऑफ होते हैं। आइडेंटिटी है, ग्रैंडियोस्टिक आइडियाज़ आ जाते हैं वगैरह। तो मतलब इसकी आगे कई तरह की टाइप्स हैं, ठीक है? ठीक है। और कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया एक दूसरी टाइप है जिसमें किसी भी पेशेंट का साइकोमोटर एक डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाना। साइकोमोटर डिस्टर्बेंस का मैं आपको यूँ बताऊँगी कि बाज़-औक़ात आप ये चीज़ आपने देखी होगी कि कुछ पेशेंट्स कहीं-कहीं घंटों एक ही जगह, एक ही पोस्चर में अजीबो-गरीब तरह से बैठे होते हैं या फिर अजीबो-गरीब तरह का पोस्चर बना के कहीं-कहीं घंटों किसी जगह वो खड़ा हुआ है या फिर अजीब-सी एक बदनुमा सी ना फुर्ती सी आ रही है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी अक्सर कहा जाता है। हाइपर एक्टिव से हो जाते हैं। अजीब हाँ, या तो वो स्टूपर सा है, अजीबो-गरीब किस्म का पोस्चर बना के कहीं-कहीं घंटों बैठा हुआ है या तो वो उसमें अजीब-सी फुर्ती सी आ रही है और अक्सर औक़ात स्पीच में भी आ जाती है। अगर कुछ बोल रहा है तो वो एक ही वर्ड मुसलसल रिपीट किया जा अच्छा, रहा है। स्पीच में डिसऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी? डिसऑर्गेनाइज़ टाइप आएगी। अच्छा, डिसऑर्गेनाइज़ स्किज़ोफ्रेनिया जो टाइप है एक, जी। उसमें डिसऑर्गेनाइज़ स्पीच भी हो जाएगी और डिसऑर्गेनाइज़ बिहेवियर भी हो जाएगा। अच्छा। स्पीच में डिसऑर्गेनाइज़ेशन इस तरह से है कि अगर वो बात कर रहा है तो टू द पॉइंट उसका जो आंसर है वो आपको घुमा-फिरा के मिल रहा होगा। अक्सर उसको हम टेंडेंशियलिटी से टर्म से बुला रहे होते हैं। तो इसमें ये होता है कि पेशेंट एक ही बात को के अंदर मुख्तलिफ तरह के टॉपिक्स ला रहा होता है, अजीबो-गरीब तरह की बातें करता है और एक रब्त उसके जुमले में नहीं रहता, वो बेरब्त सी, बेअंगम सी मतलब इस वो तरह के उसकी जो हो जाती पेशेंट्स है। हैं वो अपने टॉपिक से हट जाते हैं। हाँ, हाँ, और बिहेवियर भी अजीबो-गरीब किस्म का हो जाता है, जैसे कि उसको ये नहीं पता कि अभी दोपहर है या शाम है, वक़्त कौन-सा चल रहा है, जगह कौन-सी है और इसके साथ-साथ सर्दी-गर्मी से भी रिलेटेड नहीं होता। बाज़-औक़ात वो गर्मियों में जैकेट्स वग़ैरह पहनना, हाँ, अजीब ये किस्म का आपकी सॉरी बिहेवियर। बात कट कर रही हूँ। अक्सर मैंने रोड्स पे देखा है कि कुछ लोग होते हैं जो गर्मियों में जैकेट्स पहन के फिर रहे होते हैं, तो वो फिर उनको देख के ऐसा लगता है कि शायद इनका कोई साइकोलॉजिकल इशू है। तो ये अजीबो-गरीब इसी किस्म में का। डिसऑर्डर में ही आएगा। जी, जी, अजीब-गरीब किस्म की, मतलब इस तरह की टाइप्स आ जाती हैं। फिर एक और टाइप आ जाती है अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया। ये उस वक़्त हम जब पेशेंट एडमिट होता है तो अगर उसकी पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, कैटाटोनिक और डिसऑर्गेनाइज़ इनमें से एक-एक जो अलामत है वो उसमें शामिल है और उसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, किसी भी कैटेगरी में नहीं डाल रहे, तो उसको अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया में डाल देते हैं, ठीक है? और इसके बाद जो लास्ट टाइप है वो है रेसिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया। इसका मतलब है जब पेशेंट एक बार डायग्नोज़ हो चुका हो, उसका फिर
इलाज हो चुका हो, वो ठीक हो चुका हो, लेकिन ठीक होने के बाद भी मुकम्मल तौर पे ठीक ना हुआ हो, कोई सी भी एक अलामत उसकी बाकी रह गई हो, और वो अलामत ना ज़्यादातर मनफी अलामत में से होती हैं। जैसे कि पेशेंट अब घर डिस्चार्ज होकर चला गया है, वो उसकी जो दिलचस्पियां हैं पहले वाली वैसी नहीं रही, थोड़ा मतलब आइसोलेशंस वगैरह से रिलेटेड भी अलामत आ गई हैं। अगर वो बात कर रहा है तो बात उसकी कुछ कुछ बेरब्त होना शुरू हो गई है, और इस मतलब कि उसमें ना उसकी लॉजिकल रीजनिंग वगैरह ये सब चीज़ें डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं। कोई सी भी मतलब मनफी अलामत कोई एक आध बाकी रह गई हो, मतलब इलाज के बाद पेशेंट ठीक तो हो गया लेकिन मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं, ये जितनी भी आपने काइंड्स बताई हैं, इनमें से कोई सी भी काइंड ले लें, तो ये अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखते ऐसे पेशेंट्स? जी, होता है कि पेशेंट जब एक्टिव फेज में, जैसे कि पैरानोइड टाइप में है, शक शुबात कर रहा है, वो उस सूरत हाल में भी खाना पीना अक्सर हमारे पास जो पेशेंट अपने छोड़ देते हैं। फिर इसके अलावा अगर डिसऑर्गेनाइज हुआ है, डिसोरिएंटेड है, तो उस वक्त भी उसको नहीं पता कि उसने अभी खाना पीना है, कौन सा टाइम चल रहा है, वो किस हालत में कहाँ बैठा हुआ है, सर्दी गर्मी उसको इतनी महसूस नहीं हो रही, तो खाना पीना तो ऑब्वियसली डिस्टर्ब होगा। और हाइजीन भी उनकी डिस्टर्ब। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें मतलब कि डिस्टर्ब होना, वो अपना ख्याल नहीं रखते। ठीक है, तो इस सूरत हाल में रिहैब करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जहाँ पे मुकम्मल निगहदाश्त के साथ पेशेंट का एक तो ट्रीटमेंट प्लान्स देखे जाते हैं, उनकी रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको देखा जाता है, मेडिसिन्स का बाकायदा से इस्तेमाल देखा जाता है, और मेडिसिन्स का उन पे क्या क्या इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, वो किस कदर बेहतरी में जा रहे हैं, या कौन सी आफ्टर इफ़ेक्ट से कुछ अलामात आ रही हैं। अगर मेडिसिन्स के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं तो उनकी जगह भी कौन सी बेहतर अद्वियात तजवीज़ की जानी है, तो ये अंडर साइकेट्रिक और साइकोलॉजिस्ट की सुपरविजन में किए जाते हैं मामला। अच्छा, आप बता रही थी कि शक शुबात करते हैं ऐसे पेशेंट, तो शक शुबात तो नॉर्मल लाइफ में भी लोग कर रहे होते हैं, तो उनका डिसऑर्डर के साथ कैसे हम ताल्लुक जोड़ सकते हैं कि ये बीमारी है? देखिए, सारा शक शुबात हर एक इंसान में किसी न किसी पहलू में होता है, हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब एक इंसान मुसलसल उसी शक व शुबात में है और उसका एक मनफी मतलब वो चीज़ है नहीं एक्चुअल में, लेकिन उसका मनफी अब यकीन बन गया, और उस यकीन की वजह से उसकी लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स में इम्पेयरमेंट होना शुरू हो गई है। ठीक है, तब वो बाकायदा एक बीमारी की सूरत इख्तियार कर गया, और फिर इलाज ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, काउंसलिंग के लिए सिर्फ पेशेंट ही जा सकते हैं थेरेपिस्ट के पास, या नॉर्मल लोग भी जा सकते हैं? देखिए, सिर्फ पेशेंट्स का, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि हम कोई भी अगर नॉर्मल पर्सन है वो कह रहा है यार आज मैं साइकोथेरेपिस्ट के पास जा रहा हूँ या काउंसलर के पास जा रहा हूँ थेरेपी के लिए, तो कहते हैं यार तू पागल है क्या, मतलब कि तू साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, पागल हो गया। हाँ, तो ऐसा नहीं है। तो मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि हम नॉर्मल इंसान रोज़मर्रा के मुख्तलिफ स्ट्रेसेस से गुजर रहे होते हैं, अपना इमोशंस को शो करते हैं, रिएक्ट करते हैं, हम एग्रेसिवली रिस्पॉन्स कर रहे हो, या फिर बाज़-औक़ात डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेसिव हो जाते हैं, और बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारी नींद कम हो जाती है, भूख डिस्टर्ब हो जाती है, सैड हो जाते हैं, तो हम अपने इमोशंस का इज़हार कर रहे हैं ना किसी भी स्ट्रेस की वजह से। तो उस सूरत हाल में भी थेरेपिस्ट के पास जाया जाता है, ताकि थ्रू काउंसलिंग सेशन, थ्रू मतलब डिफरेंट साइकोथेराप्यूटिक सेशंस हम अपनी इमोशनल स्टेट्स को बैलेंस में लाएं। इमोशनल स्टेट्स को बैलेंस में लाने के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इन्हेंस किया जाता है थ्रू काउंसलिंग सेशन, थेराप्यूटिक सेशंस। तो उसमें कोई भी बंदा मतलब अपने इमोशंस को जब सीख लेता है कि कैसे उसने अपनी स्ट्रेस को, अपने जज्बात को टैकल करना है और कैसे एक्सप्रेस करना है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसने किस तरह से चलना है। अच्छा, अक्सर मैंने बच्चों को देखा है वो मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, स्पेशली पबजी। वो पबजी बहुत खेल रहे होते हैं, वो ना अपने खाने पीने का ख्याल रखते हैं,
ना हाइजीन का ख्याल रखते हैं। तो माएँ जो होती हैं उनको खुद खाना खिला रही होती हैं, इवन कि मेरी खुद की फैमिली में ये केस है, मैंने देखा उनकी जो मदर है उनको खुद खाना खिला रही होती हैं और कह रही होती हैं कि आप हाइजीन का ख्याल रखें। तो क्या इस केस में भी हम इस पेशेंट इसको बोलेंगे? बिल्कुल, ये तो गेमिंग का एडिक्शन है ना, एडिक्शन की तरफ अब वो आ गया है, जिसकी वजह से आप देखें अपना खाना पीना नहीं खा रहा, बिल्कुल ऐसे उसकी स्टडी स्कूल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है। उसका जो घर की तमाम चीज़ें हैं वो भी डिस्टर्ब हो रही हैं, तो वो मुसलसल अब एडिक्शन की तरफ आ गया उसकी। तो इस सूरत हाल में भी हम काउंसलर के पास जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाई और हमारे सेशन की गुफ्तगू का हिस्सा बनिए। इट्स माय प्लेयर। जी नाज़रीन, आज के सेशन में आपने जाना स्किज़ोफ्रेनिया की एग्ज़ाम के बारे में। मज़ीद बात होगी अगले सेशन में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।